हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं सीए फाइनल एफआर का एबीसी एनालिसिस दिसंबर 21 एग्जाम्स का न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए। साथ में मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है, आपको क्या क्या मटेरियल एंड रिसोर्सेज रेफर करने हैं हर चैप्टर के लिए, एंड रिवीजन टाइम का अलोकेशन किस तरीके से करना है, कोर्स को किस तरीके से हम फर्स्ट रिवीजन में अलोकेट करके रिवाइज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स पेपर नंबर 1। इसमें आपका देखो जो पेपर का पैटर्न होता है उसमें प्रैक्टिकल जो पार्ट होता है, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो 115 मार्क्स के आते हैं और थियरी जो क्वेश्चन है वो 5 to 10 मार्क्स के आते हैं मैक्सिमम। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एफआर के स्टडी मेट में अगर आप देखोगे तो 300-400 आपको थियरी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, स्पेशली जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, सीएफएस, ये चैप्टर्स है। तो यानी वो क्वेश्चन कंप्लीटली इररेलेवेंट है, आप उनको स्किप करिए, क्योंकि थियरी मैक्सिमम 5 to 10 मार्क्स की आती है आउट ऑफ 125 मार्क्स पेपर, जिसमें प्रैक्टिकल 115 मार्क्स का आता है। तो आप उस पर फोकस करिए पूरा का पूरा। इसके बाद आपको क्या क्या मटेरियल एंड रिसोर्सेज रेफर करने हैं एफआर में न्यू कोर्स के लिए। तो सबसे पहले कंसेप्ट नोट्स जो मैंने अब अवेलेबल करवा दिए आप लोगों के लिए, जो मेरे क्लास वाले कंसेप्ट नोट्स थे जो मैं स्टूडेंट्स को लिखवाता हूँ क्लास में, वो फ्रीली अवेलेबल हैं वेबसाइट पे air1ca.com पे। आपको वो पढ़ने हैं। अगर आप वो रेफर नहीं करना चाहते हो तो आप कोई भी दूसरे स्टडी मैट से या कोई भी दूसरे टीचर के कंसेप्ट नोट पढ़ सकते हो जो आईसीआई के स्टडी मैट के अकॉर्डिंग हो, या फिर आईसीआई स्टडी मैट से पढ़ सकते हो। प्लस क्वेश्चन बैंक एंड एडिशनल क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया हुआ है वो कर लेना, और एडिशनल क्वेश्चंस की शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें May 21 नवंबर 21 की आरटीपी इनके क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे जो न्यू क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको आरटीपी वगैरह का अलग से प्रिंट ना लेना पड़े। तो आपको सिर्फ कंसेप्ट नोट्स और मेरा क्वेश्चन बैंक और एडिशनल क्वेश्चंस कर लेने हैं। और अगर मेरा क्वेश्चन बैंक रेफर नहीं कर रहे हो, कोई दूसरे टीचर का भी आप रेफर कर सकते हो जिसमें अभी तक के स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हो, या फिर डायरेक्टली आप स्टडी मैट ये सब देख सकते हो। साथ में रिवीजन वीडियो जरूर देख लेना। कैटेगरी ए चैप्टर्स यानी जो 80 मार्क्स का पोर्शन आपका कवर रहता है, उनकी मैंने रिवीजन वीडियो अपलोड कर दिए हैं, इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो वो रिवीजन वीडियो जरूर सुन लेना, 3-4 बार एटलीस्ट सुन लेना, क्योंकि कंसेप्चुअल अगर पेपर आ गया टफ तो वो रिवीजन वीडियो से ही सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट रिवाइज होंगे बार बार। तो रिवीजन वीडियो जरूर सुनने हैं, एटलीस्ट एक कैटेगरी के, जो मैंने अपलोड भी कर दिए हैं। तो ये सब मटेरियल आपको रेफर करना है एफआर के अंदर। और कंसेप्ट नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट पे air1ca.com, ये अपनी वेबसाइट है। इसमें फ्री रिसोर्सेज में आप जाओगे, सीए फाइनल न्यू कोर्स एफआर कंसेप्ट नोट, ठीक है। ये कंसेप्ट नोट्स हैं जो मैंने वेबसाइट पे अपलोड किए हैं, और ओल्ड कोर्स के भी आपको मिल जाएंगे जो भी ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एफआर का एबीसी एनालिसिस न्यू कोर्स के लिए। सबसे पहले कैटेगरी ए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसमें सबसे पहला है इंड एस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन पे आप रिवर्स एक्विजिशन वाले कंसेप्ट को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभी तक कभी भी टेस्ट नहीं हुआ एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और अच्छे खाते इस पर 1-2 क्वेश्चंस भी हैं, तो इस पर आने के चांसेस बन सकते हैं। इसके बाद इंड एस 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडीज, इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट्स, इंड एस 115 रेवेन्यू। इंड एस 115 रेवेन्यू बहुत लेंदी इंड एस हो जाता है, तो इसमें आप स्टेप 3 और स्टेप 5 पे फोकस कर लीजिएगा। 5 स्टेप मॉडल का ये इंड एस है, तो स्टेप 3 और स्टेप 5 जो है इस इंड एस का, उस पर आप मेजरली फोकस रखिएगा। देन इंड एस 116 लीजेज, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो चैप्टर है इसके अंदर बाकी सभी इंड एस के मिक्स करके क्वेश्चन हैं, या फिर शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट करेक्ट करने के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद इंड एस 36 इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स। तो ये 8 चैप्टर बोलो आप, इन 8 चैप्टर में से हर बार क्वेश्चन आता है, और ये 75 to 80 मार्क्स का कवरेज रखते हैं। आपको क्या क्या पढ़ना है इनमें, मेरे वाले कंसेप्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक और एडिशनल क्वेश्चंस, ये आपको इसी सीक्वेंस में प्रिपेयर करने की कोशिश करना, जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे नोट डाउन करें। इसके बाद कैटेगरी बी पे आ जाइए, जिसके अंदर 10 इंड एस हैं। सबसे पहले इंड एस 116 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देन सेकंड नंबर पे CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन इंड एस 23 बोरोइंग कॉस्ट, इंड एस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इंड एस 12 इनकम टैक्सेस, इंड एस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, इंड एस 21 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इंड एस 33 EPS, इंड एस 105 NCA हेल्ड फॉर सेल, और इंड एस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। तो ये 10 इंड एस कैटेगरी बी में हैं, जो 25 to 30 मार्क्स तक का वेटेज रखेंगे एग्जाम में। और इनमें भी आपको कंसेप्ट नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक और जो एडिशनल क्वेश्चन की शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये आपको कवर कर लेने इस तरीके से, और इनको भी सेम इसी सीक्वेंस में करिएगा जिसमें मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। देन सबसे लास्ट में कैटेगरी सी। कैटेगरी सी का ये मतलब नहीं है कि एग्जाम में आएगी नहीं, कैटेगरी सी भी एग्जाम में आती है, बस आपको कोर्स को किस तरीके से करना है वो बताने के लिए ये सब
आपको दिया हुआ है कि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आप कैटेगरी ए को दीजिए क्योंकि वो हमेशा आती है और मिनिमम 80 मार्क्स की आती है। कैटेगरी बी भी जनरली आती है 30 मार्क्स की, और कैटेगरी सी में क्या कंटेंट ज़्यादा है, आती लिमिटेड मार्क्स की। जैसे कैटेगरी सी में आपको अराउंड यहाँ पे 15-16 आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, इंडेक्स देखने को मिलेंगे, जो कि मैक्सिमम 20 मार्क्स तक का वेटेज रख सकते हैं एग्जाम में। और कैटेगरी सी भी आपको कवर कर लेनी है अगर आपके पास टाइम है, तो इसको भी अगर कवर करना है तो इसमें भी मैंने सीक्वेंस बना दिया है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कैटेगरी सी में आप इंडेक्स 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स करिए, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्रीज और इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। देन उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे इंडेक्स 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 37 प्रोविजन, 38 इंटेंजिबल असेट, 41 एग्रीकल्चर। थर्ड प्रायोरिटी इंडेक्स 8 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स, 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, 111 जॉइंट अरेंजमेंट, 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और सबसे लास्ट प्रायोरिटी कैटेगरी सी में इंडेक्स 101 ट्रांजिशनल प्रोविजन, 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट, फ्रेमवर्क ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक चैप्टर है और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग भी एक चैप्टर है। तो ये पूरी कैटेगरी सी है जो 20 मार्क्स का वेटेज रख सकती है एग्जाम के अंदर। इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एफआर में आंसर प्रेजेंट करते टाइम एग्जाम में ध्यान में रखने हैं ताकि आपके मार्क्स और अच्छे इंप्रूव हो सके। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत बच्चे मिस करते हैं, जिसकी वजह से आप 8 to 10 मार्क्स एग्जाम में लूज कर सकते हैं। अगर इन पे वर्क कर लिया तो 8 to 10 मार्क्स आप एक्स्ट्रा स्कोर कर पाएंगे। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, चाहे न्यू कोर्स के स्टूडेंट हो चाहे ओल्ड कोर्स, एफआर में ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई भी आया एफआर के अंदर, स्पेशली न्यू कोर्स में, तो आपको 2-3 लाइन थियरी में कंसेप्ट्स की अपनी लैंग्वेज में लिख देनी है, 2-3 लाइन कंसेप्ट्स की अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। इसके बाद आपको वर्किंग नोट सारे बनाने जो ऐसे अपने सॉल्यूशन में बनाता है। वर्किंग नोट्स आप ऊपर नीचे कहीं पर भी बना सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को रहता है बैलेंस शीट पहले बनाए वर्किंग नोट बाद में बनाए हैं, पहले वर्किंग नोट बनाए पहले फिर बाद में बैलेंस शीट। आप कहीं पे भी कुछ भी बनाओ, पूरे सॉल्यूशन में जो जो ऐसे का कंटेंट है बस वो आ जाना चाहिए। पहले बनाओ वर्किंग नोट, बाद में, बीच में, कहीं पर भी बनाओ, सब चलेगा। इसके बाद आपको बैलेंस शीट P&L कुछ भी बनाओगे उसमें लाइन वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। इसके बाद शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हो, जैसे PP, करंट एसेट को CA, नॉन करंट एसेट को NCA, इस तरीके से, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं इनमें अमाउंट के फिगर्स या यूनिट के फिगर्स होते हैं, सिर्फ इनके मार्क्स होते हैं, इनके अलावा और किसी चीज़ के मार्क्स नहीं होते हैं। इसके बाद आप जो जनरल एंट्री करते हो तो जनरल एंट्री में आपको हमेशा नरेशन लिखनी है जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मना ना कर दे, अदरवाइज हमेशा लिखनी है। और नरेशन में क्या करोगे आप, ब्रैकेट में बीइंग 1-2 वर्ड लिखे और ब्रैकेट क्लोज, मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए लिखनी है, आपको मार्क्स मिलेंगे क्योंकि नरेशन 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 to 2 मार्क्स नरेशन को अलॉट होते हैं। इसके बाद अब आपको रिवीजन टाइम एलोकेशन कैसे रखना है एफआर का फर्स्ट रिवीजन में। कोई स्टूडेंट जिसने एफआर पहले पढ़ी हुई है तो फर्स्ट रिवीजन जब करने बैठेगा एफआर का, तो आप लोग इस तरीके से रिवीजन का प्लान रख सकते हैं एफआर का, न्यू कोर्स का मैं बता रहा हूँ। और 8 डेज ये मान के चलो एटलीस्ट चाहिए होंगे एक बार फर्स्ट रिवीजन के अंदर एफआर को प्रॉपरली पूरा डिटेल में करने के लिए, ठीक है। अगर एक बार आपने बस क्लासेस वगैरह करके छोड़ दिया तो 8 डेज में आपकी एफआर पूरी अच्छे से हो सकती है। एटलीस्ट 8 डेज तो आपको चाहिएंगे। तो उसमें आप कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट डे आप करिए इंडेक्स 109, 102, सेकंड डे आपको करना है 103, 110, थर्ड डे 115, 116, फोर्थ डे एनालिसिस ऑफ एफएस, इंडेक्स 36, इंडेक्स 16, CSR और इंडेक्स 23, फोर्थ डे इंडेक्स 19, 12, 113, 21, 105 और फिफ्थ डे बता दिया मैंने। सिक्स्थ डे इंडेक्स 33, 108, 20, 42, 10, सेवन्थ डे इंडेक्स 34, 37, 38, 41, 8, 24, 1, 101। एट्थ डे आपको आधे दिन स्टार्टिंग में इंडेक्स 28, 111 फ्रेमवर्क वाला चैप्टर और IR वाला चैप्टर कर लेना है, और बाकी आधे दिन जो कैटेगरी A और B के चैप्टर्स हैं उनके कंसेप्ट नोट्स रिवाइज कर लेने हैं वापस से। तो इस सीक्वेंस को आप फॉलो कर लीजिए जिस सीक्वेंस में मैंने डाला है। और आपको लगता है कि मान लो जिसका सिंगल ग्रुप है कि वो 10 से 11 दिन देना चाहता है एफआर को, आराम से दे सकता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लीजिए। जिनको लगता है कि एफआर और भी कम टाइम में करी जा सकती है, जिनका बहुत ग्रुप है कम टाइम में करना है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग फिर मॉडिफाई कर लेना है। एटलीस्ट 8 डेज एक प्रॉपर रिवीजन के लिए चाहिए एफआर के, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कि किस तरीके से आपको अलोकेट कर लेना है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा इसके अंदर। इसके बाद अब मैं आपको लास्ट बता देता हूँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर 1 ओल्ड कोर्स का। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर 1 ओल्ड कोर्स का ABC एनालिसिस में सबसे पहले कैटेगरी A मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सबसे पहले वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, EVA, HRA, ये चैप्टर नंबर 10 है आपका। देन ESOP, म्यूचुअल फंड, NBFC, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर नंबर 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, 7, 9, 10, 11, 15, 20, 22। ये 5 चैप्टर्स आपके 60 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, कैटेगरी A में हैं, और इनके लिए आपको कंसेप्ट नोट्स जो वेबसाइट पे फ्रीली आपको मिल जाएंगे वो, प्लस स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस कर लेने हैं। कैटेगरी B में अमालगमेशन, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, गुडविल, बिजनेस वाला एक चैप्टर है वो, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12, 13, 16, 17, 19, 25, 28। ये आपको कैटेगरी B में करने हैं 3 चैप्टर्स। ये 35 मार्क्स तक का वेटेज रखेंगे और इनमें आपको कंसेप्ट नोट्स प्लस प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस कर लेने हैं।
और कैटेगरी सी में अब आप आ जाइए। इसमें सबसे पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कैटेगरी सी में क्यों है? ये तो हर बार एग्जाम में आता है 16 मार्क्स। इसके पीछे रीज़न है कि बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें आईसीए के कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स भी हैं, ऐसे तरीके हैं जिसपे स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं मिल पाते हैं और एग्जाम में एक क्वेश्चन स्किप भी करना होता है, तो बेटर है आप कंसोलिडेशन का ही करें। तो इसलिए कंसोलिडेशन को मैंने सी कैटेगरी में डाला, पर किसी स्टूडेंट को लगता है नहीं मेरा तो स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन एएस एंड इंड एस पे एक क्वेश्चन आता है। इसके लिए चैप्टर नंबर 2 जो है उसका स्टडी मैट से आप हर डिफरेंस की 4-5 हेडिंग एज इट इज याद कर लीजिए और अंदर का कंटेंट आप बना के लिख दीजिए अगर आपको पढ़ना है तो। ये भी बाकी अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। ये सब कैटेगरी सी में और इनका 25 मार्क्स तक का वेटेज रहता है एग्जाम में, और इनको अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन इनमें से कर सकते हैं। ये आपका पूरा एबीसी एनालिसिस हो गया है एफआर न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स का। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।